नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। कहानी का नाम है नशे में डूबे दिल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अच्छे कॉलेज में शुमार जगन्नाथ कॉलेज के गेट पर अचानक एक ऑटो आकर खड़ा हुआ। उसमें से एक लड़का उतरा। देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। 6 फीट से ऊपर निकलता कद, गोरा चिट्टा गोल चेहरा और उसके बालों का स्टाइल उसके चेहरे को और भी सुंदर बना रहा था। उसने आसमानी रंग का शर्ट और ब्लैक कलर का जींस पहने हुए था। काले ऑफिशियल शूज। कुल मिला के उसका लुक बहुत ही इम्प्रेसिव था। सामान के नाम पर बैग और बिस्तर था। पैसे देकर ऑटो वाले से विदा हुआ। उसकी एड़ियां घूमी और उसने नजर उठाकर कॉलेज को देखा। उसके अंदर जाने लगा। गेट पार करते ही लगभग 100 मीटर का लॉन था, जिसमें लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे हुए थे। कुछ के हाथ में किताबें और कुछ यूं ही अपने दोस्तों के साथ चुहलबाजी में व्यस्त थे। उसने एक नज़र कैंपस पर डाली और दोनों तरफ के लोनों के बीच से गुजरते रास्ते पर चलते हुए अंदर जाने लगा। रास्ते में उसने एक लड़के को रोककर कुछ पूछा और फिर लंबे लंबे डग भरते हुए वह सीधा अंदर रिसेप्शन पर पहुंच गया। रिसेप्शन पर एक 40 साल की महिला बैठी थी, जिसने बहुत ही सलीके से अपनी साड़ी बांध रखी थी और बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया हुआ था। उसके आंखों पे एक चश्मा पड़ा हुआ था, जिसके बीच से देखती हुई वह अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर काम करने में व्यस्त थी। उस लड़के ने बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से बोला, एक्सक्यूज मी मैम। महिला ने अपनी गर्दन उठाई और बोली, यस प्लीज़। मेरा अभी अभी एडमिशन हुआ है। क्या आप मेरा रूम नंबर बता सकती हैं? उस लड़के ने पूछा। महिला ने उससे उसका नाम पूछा। आरव। मेरा नाम आरव है मैम। लड़का बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से उससे बोला। कुछ और जानकारी पूछने के बाद उस महिला ने अपने कंप्यूटर पर कुछ किया और फिर उसने उसको उसका कमरा नंबर और क्लास नंबर बता दिया। उसने मुस्कुराकर थैंक यू बोला और लंबे लंबे कदम भरते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे के सामने पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ था। लगभग 10 बाय 10 का कमरा था, जिसमें सामान के नाम पर एक पंखा और दो दीवारों के तरफ एक एक बेड पड़े हुए थे, जिसपे एक बार में एक ही आदमी सो सकता था। उसने कमरे पर नजर मारी और अपना बिस्तर उसी में से एक बेड पर रख दिया और अपना बैग उतार कर बैठ गया। वह अभी बैठा ही था कि दो लड़के, जो शक्ल सूरत से थोड़े बिगड़ेल से लग रहे थे, आए और बोले, फर्स्ट ईयर? आरव ने कहा, जी। लड़के मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोला, चलो मेरे साथ, और आरव को जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठा लिया और फिर कहीं ले जाने लगे। आरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। आरव उन लड़कों के पीछे पीछे चलता चलता एक बड़े से कमरे में पहुंच गया, जहां पर उसने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, और सामने एक मंच सा बना हुआ था, जिस पर 4-5 लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, जो शायद सीनियर थे। आरव ने गौर से देखा। वह सब रईस घरों के लड़के लग रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ही महंगे थे और ब्रांडेड थे, और आंखों पर महंगे महंगे चश्मे, हाथ में महंगी घड़ी थी। आरव ने सबको गौर से देखा और उसकी नज़र उस मंच पर बैठी हुई एक लड़की पर ठिठक गई। वह एकदम गोरी चिट्टी थी। उसने ब्लैक कलर की स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे। आंखों पर रिबन का ब्लैक कलर का सनग्लासेस था। हल्का सा मेकअप, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गुलाबी होठों में दबा हुआ सिगरेट उसकी खूबसूरती पर एक धब्बा सा लग रहा था। आरव उसे एकटक देखने लगा। अचानक से उसमें से एक लड़का कड़क कर बोला, ए मिस्टर, क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? आरव सकपका गया और उसने उस लड़की से नज़र हटा ली। वह लड़की शहर के उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी करीना थी, जिसको अपने बाप के पैसे पर बहुत घमंड था। बचपन से ही नाजों से पली थी, इसलिए बहुत ही जिद्दी, बदतमीज और मॉडर्न थी। उसने अपना चश्मा ऊपर किया और आरव को देखकर बोली, देखने दे गिरीश, इसने लड़कियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत और हसीन नहीं देखी होगी। और अपने होठों में दबे सिगरेट से एक लंबा सा कस खींचा और अदाओं से चलती हुई आरव के पास पहुंची और सिगरेट का धुआं सीधा उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोली, क्यों,
मुझे देखकर आंखें चुंधिया गई क्या? आरव को तेज परफ्यूम जो कि शायद उस लड़की ने लगाया था और सिगरेट के धुएं की मिली जुली महक नाक में समाती हुई सी प्रतीत हुई। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तब उस लड़की ने आरव का ठुड्डी पकड़ा और चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या नाम है तेरा? आरव। आरव ने धीरे से कहा, तुझे पता है हम तेरे सीनियर हैं और सीनियर को ऐसे नहीं देखते, नजर नीची करके देखते हैं। चल हमारा मनोरंजन कर, कुछ करके दिखा। आरव समझ गया कि यहाँ रैगिंग हो रही है। उसने कहा, देखिए करीना, करीना नाम है मेरा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लड़की दहाड़ी, करीना जी, रैगिंग इलीगल है। आरव ने सौम्य स्वर में कहा, आपको जेल भी हो सकती है अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो। अच्छा, किसकी इतनी मजाल जो करीना की कंप्लेन करेगा? ज़्यादा भाषण मत झाड़ो और जितना बोला है उतना करो। और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और सिगरेट की कस लगाने लगी। आरव को बात मान लेने में ही भलाई दिखी और वह स्टेज पर आ गया। क्या करूं? अभी सोच ही रहा था। इतने में दो लड़के एक और लड़की को लेकर आए। आरव ने देखा लड़की बहुत सुंदर और मासूम सी थी, लेकिन बहुत घबराई हुई थी। उसने हल्के पीले रंग का सूट और सफेद रंग की सलवार पहन रखा था। बालों को कस के बांधा हुआ था और आंखों पर गोल फ्रेम का बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। उसने सूट के ऊपर दुपट्टा डाल रखा था, फिर भी अपने आप में सिमटी सी जा रही थी। वह काफी डरी हुई सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था वो कभी भी रो देगी। गिरीश नाम का एक लड़का आगे बढ़ा और लड़की के चारों तरफ घूमते हुए बोला, ओहो, मैडम ने तो चमेली का तेल लगाया है, तभी बहुत भयानक बदबू आ रही है। क्यों जी, हमारे लिए भी ले आओ। ऐसा तेल कहाँ मिलता है, तुम्हारे गांव में क्या? सब हंसने लगे। फिर गिरीश ने उसका दुपट्टा खींच लिया और बोला, जरा चेहरा तो ऊपर कर लो, हम भी तो दीदार कर लें आपके इस नूरानी चेहरे को। क्यों जी? फिर रुक के बोला, वैसे बहन जी, आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? पंखी। बड़ी मुश्किल से उस लड़की के मुंह से निकला। लड़की काफी घबराई हुई थी। अच्छा तो बहन जी, आप हमारा मनोरंजन कैसे करेंगी? आप बताएंगी या हम बताएं? गिरीश ने पंखी से कहा। तभी उन लड़कों में से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, मैं इसे एक टास्क देता हूं, उसे ये पूरा करेगी। तुम इस लड़के को किस करो। उसने आरव की तरफ उंगली से इशारा किया। पंखी ने नजर उठाकर आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव से रहा न गया। उसने गिरीश की तरफ देखकर कहा, सर इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत डरी हुई है। आप मुझसे जो कुछ भी करवाना है करवा लीजिए। गिरीश ने कहा, तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये बहन जी तेरी गर्लफ्रेंड लगती है क्या? और सब फिर हंसने लगे। गिरीश पंखी की तरफ मुड़ा और बोला, जाइए शुरू हो जाइए, खड़े खड़े मुझे क्यों देख रही है? पंखी ने बड़े मुश्किल से बोला, मुझे छोड़ दो सर, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अगर तुम मुझसे किस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और मैं कैसे किस करूंगा ये बताने की जरूरत नहीं है। गुस्से में गिरीश ने कहा। पंखी किस नहीं करेगी, आरव ने गुस्से से बोला। आरव का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे उस भोली भाली लड़की पर तरस आ रहा था। यह सुनते ही सारे लड़के चौंक गए और आरव को खा जाने वाली नजरों से देखने लग गए। और करीना का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। गिरीश ने धमकी देने वाले अंदाज में बोला, लड़के, तेरी हीरो वाली शक्ल है तो ज्यादा हीरोपंती मत दिखाओ, नहीं तो मार मार के सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। आरव ने करीना की आंखों में आंखें डालकर कहा, करीना जी, आप भी एक लड़की हैं और इस तरह एक लड़की होकर आप दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इसको जाने दीजिए, बदले में मुझसे जो करवाना है करवा लीजिए। करीना ने आरव को घूर कर देखा और अपने होठों से सिगरेट निकालकर नीचे फेंका और अपने जूतों से उसे मसल दिया और बोली, क्या बात है, इस बहन जी पर तो तुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। चल कोई बात नहीं, हम तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आरव ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बशर्ते आप इस लड़की को जाने दो। गिरीश ने बीच में करीना को टोकते हुए कहा, पर करीना। करीना ने कहा, गिरीश, करीना के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात करे करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम देखते जाओ आगे मैं क्या करती हूँ। और फिर आरव की तरफ घूमकर बोली, हाँ तो मिस्टर, तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो?
आरव ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि इस लड़की को जाने देंगे। करीना ने कहा, तू चिंता मत कर। करीना अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। आरव की आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था। वह करीना की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा था। यह बात गिरीश को अच्छी नहीं लग रही थी। वह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी बताइए, मुझे क्या करना है। यह सब देखकर पंखी खौफ से मरी जा रही थी। उसे आरव के लिए बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। उसका डर से खुद ही बुरा हाल था। करीना खा जाने वाली नजरों से घूर करके आरव को बोली, तुझे अपनी शर्ट से मेरे जूते साफ करने होंगे। उसे आरव को इस तरह से मुस्कुराकर बात करना अपनी तौहीन लग रही थी। आरव की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई और उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बस इतनी सी बात। किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए आपने बहुत छोटी कीमत मांग ली है। और यह कहकर उसने तुरंत ही अपनी शर्ट निकालना शुरू कर दिया। करीना को इस तरह की जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह सोच रही थी कि यह काम करने के लिए आरव मना कर देगा, परंतु आरव को इस तरह शर्ट उतारते देख वह अचंभित रह गई। आरव ने फटाफट अपनी शर्ट उतारकर करीना के कदमों में झुक गया और उसके ब्लैक कलर के शूज को अपनी शर्ट से पोंछने लगा। दोनों जूतों को अच्छी तरीके से पोंछने के बाद वह खड़ा हुआ और मुस्कुराकर करीना से बोला, देख लीजिए करीना जी, कहीं कोई कमी रहे तो नहीं गई। आरव को इस तरह से बात करते देख करीना के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वो जवान दे चुकी थी, इसलिए तिलमिलाकर रह गई। आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे चिपक गई थी। उसने करीना से कहा, करीना जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। आपने वादा किया था कि मैं आपकी शर्त मानने के बाद पंखी को जाने दूंगी। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। करीना ने पंखी को जाने का इशारा किया। इशारा पाकर पंखी उस कमरे से ऐसे भागी जैसे अगर एक सेकंड भी लेट हो गया तो उसे फिर वापस बुला लिया जाएगा। पंखी के कमरे के बाहर निकल जाने के बाद आरव ने करीना की तरफ देखा और बोला, अगर मेरा भी हो गया हो तो मैं भी जाऊं, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। और हाँ, अगर दोबारा आपके जूते गंदे हों तो आप मुझे बुला सकती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। ऐसा कहकर आरव अपने पैरों पर घूमा और लंबे लंबे कदमों से कमरे से बाहर चला गया। करीना उसकी बातें सुनकर तिलमिलाकर रह गई। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। कोई उसके सामने ऐसे बातें करी उसे कतई पसंद नहीं था, लेकिन वह आरव से वादा कर चुकी थी और इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वादों से मुकरना करीना की फितरत में नहीं था। अब गिरीश के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह करीना की तरफ देखकर बोला, करीना, तुमने उन दोनों को जाने क्यों दिया? उसने हमारा मजाक उड़ाया है। करीना ने दांत पीस कर कहा, जाने दे उसे गिरीश। पिछली बार बड़ी मुश्किल से कॉलेज से निकलते निकलते बचे हैं हम। उसको बाद में मजा चखाएंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सबका मूड खराब हो चुका था। सभी जूनियरों को जाने के लिए बोल दिया गया और करीना आंखों में अंगारे लिए पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। करीना घर पहुंची। उसका मूड बहुत खराब था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई लड़का उसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है। बार बार उसकी आंखों के आगे आरव का चेहरा घूम रहा था और आरव के होठों की मुस्कुराहट उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा के उसकी इंसल्ट कर गया हो। आरव उस कमरे से निकलकर सीधा अपने रूम में पहुंचा। उसे पंखी का मासूम चेहरा बार बार याद आ रहा था। वह उसकी आंखों में आंसू को भूल नहीं पा रहा था। उसने बेड पर अपना बिस्तर लगाया और चुपचाप उस पर लेट गया, ये सोचकर दूसरा कि बेड उनसे अभी अपने भी हाले खाली दिल था। बयां कर देंगे। शायद उसका रूममेट अभी तक नहीं आया था। लेटते ही उसके मस्तिष्क में पूरा घटनाक्रम फिर से किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा। करीना देखने में तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी ही थी। कोई भी लड़का उसे देखकर फ्लर्ट हो जाता, लेकिन उसका व्यवहार अहमक, घमंडी, जिद्दी, बदतमीज और बेहद गुस्से वाला था। आरव को अपनी बेइज्जती याद आने लगी, लेकिन फिर पंखी का रोता हुआ चेहरा सामने आते ही उसे तसल्ली मिली कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की को
वह नहीं करना पड़ा जिसको करने में किसी शरीफ लड़की को सोचना पड़े। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। वह घर में भी जल्दी ही उठ जाता था। हॉस्टल का पहला दिन था। वो थका हुआ था इसलिए भरपूर नींद आई थी। उठकर वह फ्रेश हुआ और फिर नहा धोकर मेस में नाश्ता करने के लिए पहुंचा। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी घड़ी में समय देखा, 9 बज गए थे। क्लास का टाइम हो रहा था। कॉलेज में चहल पहल बढ़ गई थी। वह धीरे धीरे क्लास की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने से उसे पंखी आती हुई दिखाई दी। आज उसने दूसरे कपड़े पहने थे, लेकिन कोई अंतर नहीं था कल में और आज में। अपने आप को समेटे सिमटी सी वह धीरे धीरे सीधी चली आ रही थी। आरव ने उसे देख लिया। उसे पंखी की मासूमियत और भोलापन भा गया था। उसके दिल में पंखी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। वह पंखी से बात करना चाह रहा था, लेकिन पंखी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। वह सीधी चली जा रही थी। दोनों एक दूसरे को पार करने ही वाले थे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पंखी का दुपट्टा उड़कर आरव के हाथ के कड़े में अटक गया। पंखी को झटका लगा और वह गिरते गिरते बची। फिर संभलते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर की। उसने आरव को देखा और आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि आरव ने उसका दुपट्टा पकड़कर खींच लिया है। इस तरह से पंखी को अपनी तरफ घूरता पाकर आरव समझ गया कि पंखी क्या सोच रही है, और उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ समर्पण की मुद्रा में ऊपर कर दिए। जब पंखी ने देखा कि उसका दुपट्टा आरव के कड़े में फंसा हुआ है, तब उसके मुंह से ओह निकला और वह नॉर्मल हो गई। पंखी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह आरव के पास पहुंची। उसने अपने हाथ से अपना दुपट्टा छुड़ाया और आरव से कहा, हेलो, कैसे हैं आप? उसकी आवाज़ सुनकर आरव के दिल में सैकड़ों घंटियां एक साथ बज गई और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसी हैं? पंखी ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। माफ़ करना, कल मैं जल्दी जल्दी में आपको थैंक यू बोलना भी भूल गई थी। आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भुला सकती। कल अगर आप नहीं होते तो मुझे उन लड़कों के सामने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, और उन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं बहुत डरी हुई थी। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। पंखी सच में बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही थी और साथ में दुखी भी थी। आरव ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से आपको वह नहीं करना पड़ा जो आप करना नहीं चाहती थी, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और रही बात मेरे शर्ट की, तो लॉन्ड्री में धुल जाएगी और साफ़ हो जाएगी। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी अगर आप बुरा फील कर रही हैं तो मुझे आप 1 कप कॉफ़ी पिला सकती हैं। इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। पंखी ने मुस्कुरा के कहा, क्यों नहीं, जी ज़रूर। वह शायद पहली बार आरव के सामने खुलकर मुस्कुराई थी। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी थी और उस पर सोने पर सुहागा यह था कि जब वह हंसती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ जाते थे। आरव ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा, अच्छा तो आपको मुस्कुराना भी आता है? मुझे लगा आप कभी नहीं मुस्कुराती हैं। यह सुन के पंखी के चेहरे की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और फिर दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। अभी कैंटीन में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि प्राय हुआ करती थी, क्योंकि सुबह का समय था। आरव और पंखी एक टेबल पर बैठे हुए थे। 2 कप कॉफ़ी उनके सामने पड़ी हुई थी। पंखी ने कहा, माफ़ करना, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आरव आरव ने धीरे से उत्तर दिया। फिर दोनों में सामान्य बातें होने लगी। दोनों ने एक दूसरे के सब्जेक्ट, क्लास और सब कुछ जो पहली मुलाकात में पूछा जा सकता था पूछा। और फिर क्लास में जाने का समय भी हो गया था और दोनों की कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी। आरव ने पर्स निकाला, पर पाखी ने जिद करके पैसे नहीं देने दिए। उसने कहा कि यह कॉफ़ी मेरी तरफ से, जो आपने कल मेरे लिए किया उसे तो मैं उतार नहीं सकती, लेकिन आपको 1 कप कॉफ़ी को तो पिला ही सकती हूँ। आरव ने कहा, अच्छा जी, मुझे आप इसी बाजारू कॉफ़ी से टरकाना चाहती हैं? इससे काम नहीं चलेगा। अगर कॉफ़ी पिलाना है तो अपने हाथों से बना के पिलाइए। पंखी ने कहा, कभी मौका मिलेगा तो आपका यह अरमान भी पूरा कर देंगे। फिलहाल तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। आरव बार बार पंखी की आंखों में देख रहा था।
उसको पंखी की मुस्कुराहट, उसका चेहरा, उसकी बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका बस चलता तो वह पंखी से और भी बातें करता, लेकिन क्लास शुरू होने वाली थी, इसलिए मजबूरन दोनों को क्लास में जाना पड़ा। और संयोग ऐसा कि उन दोनों को एक ही क्लास थी। इधर करीना लगभग 10 बजे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में पहुंची। आज तो वह कयामत ढा रही थी। अपनी गाड़ी को सामने पार्किंग में पार्क करने के बाद वह जमीन को रौंदते हुए कॉलेज के कैंपस में पहुंची। करीना को देखते ही उसके सारे दोस्त उसके पास आ गए। सब हाई फाई वाले अंदाज में एक दूसरे से मिले। करीना का चेहरा थोड़ा खिंचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अपने अंदर वह किसी गुस्से को दबा कर बैठी है। शायद कल की घटना का असर था। शिल्पा, जो कि उन्हीं के साथ रहती थी, उसने पूछा, क्या बात है यार करीना, आज तेरा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। करीना, हाँ यार शिल्पा, वह कल वाला लड़का, क्या नाम था उसका, आरव, बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसकी मुस्कुराहट जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रही थी। उसने जिस प्रकार से मुझसे बात की, मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहा हो। तभी गिरीश वहां पे आ गया और उसने कहा, तुमने उसे जाने दिया, वरना उसकी बदतमीजी का ऐसा सबक सिखा था कि जिंदगी भर याद रखता। करीना ने कहा, तुम समझते नहीं हो गिरीश, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट थे। वहां पर मैं कुछ करती तो बात कॉलेज के डीन तक पहुंच सकती थी। तुम्हें तो पता है, मुझे एक वार्निंग मिल चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, करीना उसको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और बताओ, तुम लोगों की आज की क्या प्लानिंग है। गिरीश बोला, कुछ नहीं यार, वही बोरिंग क्लासेस और फिर घर। आजकल थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं करना। करीना ने कहा, बस इतनी सी बात, और अपना पर्स खोल करके 20,000 रुपये निकाले और बोली, ये लो, करीना के रहते तुम लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जाओ और एंजॉय करो। शिल्पा चहक कर बोली, वाह करीना, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। इसीलिए तुम नंबर वन हो। दोस्ती निभाना कोई तुमसे सीखे। और यह सुनकर करीना का चेहरा घमंड से दमक उठा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आरव की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे कौन देगा। वो कब क्या करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है। मुझे आज शाम तक उसकी सारी जानकारी चाहिए। जो मेरा ये काम कर देगा, उसको मैं एक शानदार पार्टी दूंगी। तुम क्या करने वाली हो करीना? शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा। बस तुम देखती जाओ, अब मैं उसका क्या हाल करती हूँ। जब तक वो मेरी जूती पर नाक रगड़ कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मुझसे रहम की भीख नहीं मांगेगा, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मुझसे पंगा लिया है, करीना द ग्रेट से। ऐसा कहते हुए करीना का गोरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया और लाल हो गया। बहुत मुस्कुराता है, मुझे उसके चेहरे पर डर देखना है, तभी मेरे इस सुलगते दिल को चैन आएगा। तभी गिरीश ने कहा, करीना, क्लास का टाइम हो गया है, चलना नहीं है क्या? अबे छोड़ना यार, चल मस्ती करते हैं। चल कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है। आज गुस्से में नाश्ता भी नहीं किया मैंने। और फिर सब कैंटीन की तरफ चल पड़ते हैं। 3 पीरियड अटेंड करने के बाद आरव को भूख लग जाती है। वो कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ता है। तभी उसको पंखी की याद आती है। वो वापस क्लास में भागता है और उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन पंखी उसे कहीं नहीं दिखी। थक हार कर वह अकेले ही कैंटीन में चल पड़ता है और वो सोचता है कि पंखी आखिर कहाँ जा सकती है। वह कैंटीन में पहुंचा, लगभग सभी टेबल भरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से एक सीट खाली मिली। आरव वहां बैठ गया। उसका दिमाग पंखी में गुम था। वह बार बार पंखी की मुस्कुराहट याद कर रहा था। उस लड़की में कुछ तो बात है जो आरव के दिलो दिमाग में छा गई थी। वैसे कम तो आरव भी नहीं था, अच्छा खासा हैंडसम सा, लंबा चौड़ा। फिर भी पता नहीं क्या खास बात थी जो पंखी उसके दिमाग में बस सी गई थी। उसने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और इंतजार करने लगा। 3 घंटे से करीना और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे थे। वो हंस रहे थे। तभी शिल्पा की नज़र आरव पर पड़ी। वह चौंक गई। अरे यार करीना, देख, ये आरव ही है ना जिसे तू ढूंढ रही है। करीना ने जिस तरफ शिल्पा ने इशारा किया, जल्दी से घूमकर उस तरफ देखा। सामने ही आरव बैठा हुआ दिखाई दिया। कल का मंजर उसकी आंखों के आगे घूम गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह जल्दी से उठी और आरव की तरफ बढ़ी। आरव के पीछे वाले टेबल पर पड़ा पानी का जग उसने उठाया और सीधा आरव पर उड़ेल दिया।
आरव चौंक कर खड़ा हो गया और गुस्से से देखा, लेकिन सामने करीना को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। करीना ने नकली हैरानी दिखाते हुए आरव से कहा, अरे, आप तो पूरे गीले हो गए। माफ करना, आपको मैंने देखा नहीं। और तंज से मुस्कुराने लगी। आरव समझ गया कि यह मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। उसने प्यार से करीना को देखा और बहुत ही नम्र आवाज में बोला, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने आपको। आप भी सोचेंगे किसी रईस से पाला पड़ा था। आपकी माफी कबूल कर ली मैंने। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी। उसकी इस तरह से बात करते देख करीना के तन बदन में फिर से आग लग गई। वह गुस्से से फट पड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बहुत बड़े 30 मार्का हो, करोड़पति हो क्या तुम मेरे सामने? तुम्हारी औकात जीरो है, जीरो। आरव ने शांत स्वर में कहा, अरे, आप इतना जोर से चीखिए मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए, लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। और सच में उसने अपने सामने टेबल पर पड़े बोतल को करीना के को देने के लिए आगे बढ़ा दिया। आरव करीना से बहुत ही शांति से मुस्कुराकर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर तनिक भी डर और तनिक भी गुस्सा नहीं था, और ये बात करीना से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से से तमतमाई हुई थी। इतने में पीछे से गिरीश लपक कर पहुंचा और सीधा आरव का कॉलर पकड़ लिया। लड़ाई होने की संभावना देख करके पूरा कैंटीन खाली हो चुका था। अब आरव के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने दहाड़ कर गिरीश से कहा, कॉलर से हाथ हटा। गिरीश ने कहा, अगर नहीं हटाया तो क्या करेगा? तेरा वो हाल करूंगा कि तू एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएगा। आरव ने दांत पीस कर कहा। गिरीश सहम गया और झट से उसने आरव का कॉलर छोड़ दिया। गिरीश ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, तुझे ये पता नहीं है मेरा बाप कौन है। आरव ने कहा, तुझे तो पता है ना कि तेरा बाप कौन है। तभी शिल्पा बीच में आ गई और उसने दोनों को शांत करवाया और अलग अलग किया। आरव ने अपने कपड़े झाड़े और पीछे हो गया, और गिरीश आरव को तो ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। शिल्पा ने आगे कहा, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? शिल्पा को दोनों को शांत कराते देखकर करीना आश्चर्यचकित हो गई। करीना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि शिल्पा ये क्या कर रही है, और उसने आश्चर्य से शिल्पा की तरफ देखा। शिल्पा ने करीना को आंख मारी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। करीना को समझ में आ गया कि शिल्पा कोई खेल खेल रही है, और उसने गिरीश को पीछे हटने का इशारा किया। शिल्पा ने मुस्कुराकर आगे कहा, हमें लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों आरव, मैं ठीक कह रही हूं ना? आरव ने गिरीश की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा समझदार है। गिरीश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हो क्या रहा है, लेकिन करीना के आगे वह चुप था। उसका बस चलता तो वो आरव को कच्चा चबा जाता। आरव, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। थोड़ा आश्चर्य आरव को भी हो रहा था कि अचानक सबको क्या हो गया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ा। शिल्पा ने बारी बारी से हाथ मिला के सबका परिचय करवाया। सबसे पहले शिल्पा खुद, उसके बाद करीना, फिर गिरीश, फिर राजन और अंत में शिवम से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर बोली, आज से लड़ाई झगड़ा बंद, हम आपस में दोस्त की तरह रहेंगे। और फिर आरव मुस्कुरा के बोला, अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान उसने करीना की तरफ उछाल दी और चला गया। आरव के जाने के बाद सबकी नजरें शिल्पा की तरफ घूमी। सब उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे, और वह पट्टी चुपचाप खड़ी शांति के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अचानक करीना फट पड़ी और बोली, कुछ बोलोगी भी या खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहोगी? तूने ऐसा क्यों करवाया? जिस बंदे से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, तूने उससे हाथ मिलवाया। उस 2 टके के आदमी ने मुझे धमकी दी, फिर भी करीना की वजह से मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। यह चल क्या रहा है, कोई कुछ बताएगा? हम क्यों उस आरव को इतना भाव दे रहे हैं? कल उसको वैसे ही छोड़ दिया, आज उससे हाथ मिलाया। गिरीश गुस्से में लाल पीला हो रहा था।
शिल्पा ने कहा। जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी क्यों करें? बोलते ही उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बरकरार थी। उसने आगे बोलना जारी रखा। हम उससे मारपीट करते, यह बात हो सकता है कॉलेज के डीन तक चली जाती और फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त प्लान है। हम उससे दोस्ती का नाटक करेंगे और फिर उसे ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वह ज़िंदगी भर हम लोगों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और करीना, तुम तो जानती हो कि शिल्पा की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। यह कहते हुए शिल्पा के चेहरे पर जैसे जमाने भर की मक्कारी चिपट गई हो। करीना अब संतुष्ट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर भी मक्कारी भरी एक मुस्कान तैर गई। लेकिन ग्रीश शिल्पा की इस प्लानिंग से संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। उसका बस चलता तो वह आरव को कच्चा चबा जाता, परंतु करीना के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था। पंखी और आरव रोज एक बार तो जरूर मिलते, लेकिन पंखी बहुत रिजर्व लड़की थी। पंखी बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह सिर्फ और सिर्फ आरव से बात करती और अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती, जबकि आरव पंखी के लिए दिल को बिछाए रखता था। उसे पंखी की मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी मुस्कुराहट, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ इसके दिल में घर कर गया था। आरव को पंखी का साथ बहुत अच्छा लगता था। वह क्लास खत्म होने के बाद भी पंखी के बारे में ही सोचा करता था। उसे पंखी की हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। जब भी पंखी के पास होता तो उसे महसूस करता, परंतु पंखी पता नहीं क्यों समझना ही नहीं चाहती थी। यह समझकर भी वो अनजान बनी रहती थी। इधर करीना एंड पार्टी का व्यवहार आरव के लिए कुछ हद तक बदल गया था। शायद वो लोग अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे थे। वह जब भी मिलते तो आरव से ढंग से बात करते और आरव से दोस्ती करने के मौके तलाशते रहते। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि करीना इतनी बुरी लड़की नहीं जितना सोचा था, परंतु उसे करीना के इरादों का अंदाजा नहीं था कि वह क्या चाहती है। एक दिन आरव और पंखी कॉलेज के लॉन में बैठे हुए थे, तभी वहां पर शिल्पा और ग्रीश आ गए। शिल्पा ने आरव को देखकर कहा, हाय आरव, कैसे हो आप? क्या मैं बैठ सकती हूँ? उधर पंखी ने ग्रीश को देखा तो वह थोड़ी सी सहम सी गई और अपने आप में और सिमट गई। उसे ग्रीश का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रीश ने भी आरव और पंखी को हाय बोला। आरव ने दोनों को हाय बोला और कहा, आओ शिल्पा और गिरीश, बैठो तुम लोग मेरे पास। क्या कोई काम था? पंखी को आरव को इस तरह से शिल्पा और गिरीश को बैठाता देख करके बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह शांत रही। लगता है पंखी जी उस वाक्य को अभी तक भूली ही नहीं है और उन्होंने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। शायद तभी उन्होंने मेरे हाय का जवाब नहीं दिया। कुटिलता की चाशनी में डूबी हुई मीठी आवाज़ में ग्रीश ने पंखी से कहा। पंखी ने ग्रीश के मुंह से अपना नाम सुना तो वह और भी सिमट गई। फिर ग्रीश पंखी की तरफ घूम करके बोला, पंखी जी, हम सिर्फ थोड़ी सी मस्ती करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और सच में उसने हाथ जोड़ लिए। पंखी गिरीश को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ते देखकर सकपका गई और बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिल्पा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आप छोड़ो ना यार। पंखी, जो भी हो गया सो हो गया। गिरीश अपने किए पर शर्मिंदा है, अब तो माफ कर दो यार। और आरव की तरफ देखकर बोली, आरव तुम ही बोल दो पंखी से, हम लोगों को माफ करने के लिए, शायद तुम्हारे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ जाए। पंखी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। वह शायद माहौल को भाप चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच में ही माफी मांगने आए हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हैं। शिल्पा खुश होकर बोली, यह हुई ना बात, चलो तो फिर इस बात पर एक एक कॉफ़ी हो जाए। पंखी ने मना कर दिया, बोली, नहीं, क्लास में जाना है। इसका मतलब तुमने हमें अभी माफ़ नहीं किया। आरव, बोलो ना अपनी दोस्त को चलने के लिए, शिल्पा ने रिक्वेस्ट की। तब आरव ने पंखी से चलने की रिक्वेस्ट करी। बड़ी मुश्किल से पंखी उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग कॉलेज के 6 महीने बीत चुके थे, पेपर होने वाले थे। अब पंखी और आरव का मिलना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। आरव पंखी से बेहद प्यार करने लगा था। पंखी को देखे बिना उसे चैन नहीं आता था।
अब पंखी भी आरव पर एक हद तक भरोसा करने लगी थी। उसे भी आरव का साथ अच्छे लगने लगा था और उससे सुख दुख की बातें भी करने लगी। पंखी का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में बहुत तेज थी और अपने जिले की टॉपर थी। इसी वजह से उसे जगन्नाथ कॉलेज मिला था, जो शहर का जाना माना कॉलेज था। उसे भी आरव का साथ अच्छा लगने लगा था। आरव के साथ वह कंफर्टेबल फील करती थी, और हो भी क्यों ना, आरव उसका बहुत ध्यान रखता था। हर मुश्किल घड़ी में आरव उसके साथ खड़ा मिलता था। आरव बहुत ही शांत, सुशील और सभ्य लड़का था। उसे आरव से बात करने का लहजा बहुत पसंद था। पंखी की नजरें भी आरव को न देखकर बेचैन हो जाती थी। जब वह आरव को देख लेती तो उसे भी बड़ा चैन मिलता था। आरव के गुलाबी चेहरे की मधुर सी मुस्कान पंखी को बहुत पसंद थी। शायद उसे भी आरव अच्छा लगने लगा था। लेकिन वह जिस परिवार और जिस माहौल में पल बढ़ कर आई थी, उसका दिल भले ही आरव को पास में देखकर और जोर से धड़कने लगता हो, लेकिन दिमाग उसे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था। इसी वजह से वह अपनी भावनाएं किसी से जाहिर नहीं करती थी। लेकिन दिल के किसी कोने में आरव ने चुपके चुपके अपनी जगह बना ली थी, जिसकी प्यारी प्यारी बातें और मीठी मीठी यादें कभी कभी पंखी के गुलाबी होठों पर अनायास ही मुस्कुराहट बिखेर देते थे, और पंखी के गुलाबी गाल शर्म से लाल हो जाते। पेपर खत्म हो चुके थे और क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव आजकल बहुत परेशान रहता था। उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। कभी उसका नोट गायब हो जाता, तो कभी उसकी बुक, कभी उसके कपड़े फटे हुए मिलते, तो कभी उसके शूज। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन ऑफिस से इंफॉर्मेशन आया कि डीन ने उसे बुलाया है। वह चौंक गया। डीन को उससे क्या काम है? वह ऑफिस में पहुंचा। उसने देखा कि सामने चेयर पर इस कॉलेज के डीन, बगल में एक चेयर पर मिस रिधिमा, जो कि इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थी, वो बैठी हुई थी, और मिस रिधिमा के बगल में मैथ्स के सर, माथुर सर बैठे हुए थे। तीनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। आरव ने परमिशन लेकर अंदर कदम रखा। ऑफिस में पहुंचते ही कॉलेज के डीन वीरेन सर बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। बाल एकदम सफ़ेद, क्लीन शेव्ड। वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और बिना किसी दबाव के कार्य करते थे। आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो। आरव को देखते ही वीरेंद्र सर गुस्से में गरजे। हाउ डेयर यू डू दिस? तुम्हारी यह करने की हिम्मत कैसे हुई? आरव चौंक गया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। वह आश्चर्य से कभी वीरेंद्र सर तो कभी रिधिमा मैम को, कभी माथुर सर को देख रहा था। तुमने कॉलेज का अनुशासन तोड़ा है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कॉलेज से भी निकाल सकता हूँ। आरव का सस्पेंस से बुरा हाल था। वह बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाया, लेकिन सर मैंने किया क्या है? वीरेंद्र सर फिर से गरजे। अब ज़्यादा भोले मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस रिधिमा को इतनी गंदी गंदी बातें लिख कर देने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है कि अपने टीचर से कैसे बिहेव करते हैं? वीरेंद्र सर की बात आरव के ऊपर जैसे बम बनकर गिरे। वो अपनी जगह से उछल गया और चिहुक कर बोला, व्हाट? लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह अब भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। मिस रिधिमा ने तुरंत उसकी वह नोटबुक उसके सामने कर दी और गुस्से से बोली, ये तुम्हारा ही है? आरव ने झट से हाँ बोला। फिर मिस रिधिमा ने उनमें से एक पेज खोल दिया जिस पर कुछ लिखा था, और गुस्से से आरव के सामने रख दिया और बोली, ये क्या है? आरव ने पूरा पढ़ा भी नहीं गया। बहुत ही घटिया, अश्लील तरीके से प्रेम पत्र मिस रिधिमा के नाम से लिखा हुआ था। आरव को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने कहा, सर ये मैंने नहीं लिखा है। मेरी ये नोटबुक कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी हालत ख़राब थी। सर आप एक्सपर्ट बुला के मेरी राइटिंग मैच करवा लीजिए। मैं कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। आरव की शक्ल रोने वाली हो गई थी, लेकिन सब बहुत गुस्से में थे। आरव ने बहुत देर तक सफाई दी। माथुर सर बोले, सर मैं आरव को अच्छे से जानता हूँ। यह सही है कि नोटबुक उसकी है, लेकिन यह ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। सर अगर आपने इसे कॉलेज से निकाल दिया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज़। वीरेन सर बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें भी लगा कि लड़का सच बोल रहा है, लेकिन रिधिमा अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह आरव को कॉलेज से निकालने के पक्ष में थी। आखिर में वीरेन सर ने आरव को हॉस्टल से निकालने का निर्णय लिया। वह कॉलेज में पढ़ तो सकता है, लेकिन अब वो हॉस्टल में नहीं रहेगा। आरव ने राहत की सांस ली। वह बाल बाल बच गया था। करीना एंड पार्टी आज बहुत खुश थे। शिल्पा ने आरव की नोटबुक चुरा ली थी और गिरीश ने उस पर
मिस रिधिमा के नाम एक बहुत ही गंदा लेटर लिखकर उसके पास पहुंचा दिया था। आज करीना का बदला पूरा होने वाला था। गिरीश 6 महीने से तड़प रहा था आरव से बदला लेने को। उन्हें लग रहा था कि वीरेंद्र सर आरव को इस हरकत से कॉलेज से जरूर निकाल देंगे। वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। शायद आरव की किस्मत ही थी जो वह बच गया था। आरव को हॉस्टल से निकाल दिया गया। वह चुपचाप अपने क्लास में आ गया। उसका चेहरा उदास था। पंखी ने उसका उदास चेहरा देखा और वह भी परेशान हो गई। जब क्लास खत्म हुई तो पंखी सीधा आरव के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ आरव? पंखी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नोटबुक गायब है। आज किसी ने मेरी नोटबुक में बहुत ही घटिया वाली बातें लिखकर रिधिमा मैम को दे दिया है। वीरेंद्र सर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। आरव ने उदास होकर कहा। अब तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे? पंखी भी आरव की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसे आरव की चिंता हो रही थी। आरव भी परेशान था, लेकिन पंखी को इस तरह परेशान देखकर उसने कहा, तुम चिंता मत करो पंखी, मैं कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर ही लूँगा। पंखी के चेहरे की चिंता फिर भी कम न हुई। वह कुछ सोच ही रही थी। उसे इस तरह से अपने लिए चिंता करते देख आरव को बहुत अच्छा लगा। अचानक से उसे पंखी पर बहुत प्यार आने लगा। उसने पंखी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और बहुत ही प्यार से बोला, पंखी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मुझे ये वाली पंखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे मुस्कुराती हुई पंखी अच्छी लगती है। आरव की बातें सुनकर पंखी मुस्कुराने लगी। आरव ने कहा, ये हुई ना बात, मुस्कुराती हुई तुम बहुत सुंदर लगती हो। पंखी, तुम भी ना आरव। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बातें बनाने में तो तुम नंबर 1 हो। करीना एंड पार्टी को जब तक पता चला कि उसके तो उनके दिल पर सांप लौट गया। उन्हें लगा था कि आरव को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे हॉस्टल से निकाला गया। सब शिल्पा को घूर रहे थे। शिल्पा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सबके सब? मेरे प्लान ने ही काम किया है। पूरा नहीं हुआ, आधा ही सही। अभी भी हमारे पास मौका है। अब तुम लोगों को मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका, वो चश्मिश, गिरीश तपाक से बोला। हाँ वही। पंखी, अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका, वो चश्मिश, गिरीश तपाक से बोला। हाँ वही। पंखी, तो क्या करना है उसका? करीना ने पूछा। गिरीश, तुम एक काम करो, उसको पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है आरव से, उसे आरव से दूर कर दो। अरे, उसे पटाना बहुत टेढ़ी खीर है, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। गिरीश ने मुंह बनाते हुए बोला। कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ? बस उसे किसी भी तरह से पार्टियों में, मॉल में, शॉपिंग सेंटर पर लेकर जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वह उसमें खो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गिरीश ने मुंह बनाकर कहा। पैसे की चिंता तुम मत करो, करीना है ना? करीना ने कहा। और फिर आगे क्या करना है? करीना, तुम आरव को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ, उससे मेलजोल बढ़ाओ, उसे कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो और उसे लेकर ऐसी किसी ऊंची जगह जाओ जहां हम छुपे हों। हम उसे वहां से धक्का दे देंगे, या तो वह मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। करीना द ग्रेट है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। करीना का घमंड फिर सिर चढ़कर बोला। गुड आइडिया। करीना ने तारीफ की तो शिल्पा खुश हो गई। आरव को कॉलेज के 3 किलोमीटर दूर एक कमरा मिल गया जहाँ पर वह पेइंग गेस्ट रहता था। उसने एक बाइक खरीद ली। पंखी जब हॉस्टल से के कमरे में लेटी तो उसका ध्यान आरव की तरफ गया। पता नहीं उसे कमरा मिला कि नहीं, उसे चिंता हो रही थी। अचानक से उसे आरव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। उसके होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई। आज आरव ने पंखी के गालों को छुआ। क्या एहसास था, उसे बहुत अच्छा लगा। अनायास ही पंखी अपने गालों को हाथों से सहलाने लगी, जैसे अपने गालों को छूकर वह आरव के हाथों को महसूस कर रही हो। उसके दिल में प्यार की तरंगें उठने लगी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से छुआ है। उसका रोम रोम आरव के प्यार में रंग गया था। वह कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि आरव उसे अपनी बाहों में समेटे उसकी बगल में लेटा है
और अपने हाथों से उसकी जुल्फों को संवार रहा है। वह आरव के बारे में जितना सोचती जाती उतना ही डूबती जा रही थी। इन्हीं मीठी कल्पनाओं में झूलते झूलते कब उसको नींद ने अपने आगोश में समेट लिया, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सब कॉलेज पहुंचे। आज करीना कुछ ज्यादा ही संवर कर आई थी। उसने मेहरून रंग का खुले गले का स्लीवलेस टॉप और नीले रंग की जीन्स का स्कर्ट पहना हुआ था। खुले बाल सलीके से किए हुए, मेकअप और हल्की लिपस्टिक उसके ऊपर बहुत जच रही थी। खूबसूरत तो वह थी ही, लेकिन आज और भी कयामत ढा रही थी। उसे देखकर सबकी आहें निकल रही थी। वह सीधा आरव के पास पहुंची जो पंखी के साथ बैठा हुआ था। कम तो आज पंखी भी नहीं लग रही थी। आज वह भी कुछ ज्यादा ही सज समझ कर आई थी। वह भी बहुत दिलकश लग रही थी। करीना और गिरीश दोनों आरव के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए हाय बोले। आरव जी, आज हमारा जन्मदिन है तो हमने होटल में एक पार्टी रखी है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। अगर आप दोनों भी आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। पर मैं कैसे? आरव ने कुछ बोलना चाहा। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज, उसने बड़ी अदा से रिक्वेस्ट किया। करीना जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंखी, आप उससे पूछ लीजिए। पंखी, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठी थी, अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, सॉरी करीना, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, पंखी ने टरकाने वाले अंदाज में कहा। करीना ने कहा, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही हैं, मैं उन्हें मना लूंगी। और रही बात कन्वेंस की, तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगी, वो तुम्हें ले आएगा और फिर सही सलामत छोड़ भी देगा। प्लीज। पंखी का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन करीना के बार बार इस तरह जिद और रिक्वेस्ट करने पर वह मना नहीं कर पाई और हाँ बोल दिया। और फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। करीना ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दी थी। तय समय से पहले ही करीना की एक गाड़ी ड्राइवर के साथ हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। पंखी तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टीज में जाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वहां आरव भी होगा यही सोचकर उसे तसल्ली थी। और फिर आज पहली बार आरव के साथ वह टाइम स्पेंड करने को लेकर रोमांचित थी। सज सवर कर वह कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोल दिया। वह उसमें बैठ गई और उसे अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। आरव तैयार होकर तय समय से पहले ही होटल में पहुंच गया और गेट पर ही पंखी के आने का इंतजार कर रहा था। पंखी की गाड़ी पहुंची। उसमें से पंखी को उतरता देख आरव का दिल धक से रह गया। आरव पंखी को एकटक देखता रह गया। पंखी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक और जो बाल हर वक्त बंधे रहते थे, आज उसने उसे करीने से ऐसा बांध रखा था कि नीचे से खुले हुए थे, और उसमें से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी जो उसे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। गले में एक आर्टिफिशियल सेट जो बिल्कुल असली हीरे जैसा भ्रम पैदा कर रहा था, उसने पहन रखा था। इससे भी बड़ी बात, उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। पंखी धीरे धीरे चलती हुई आरव के पास पहुंची। आरव बहुत स्मार्ट लग रहा था। वह अब भी एकटक पंखी को ही देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो आरव? पंखी ने पूछा। आरव जैसे नींद से जागा और बोला, ओ माय गॉड पंखी, तुम कमाल की लग रही हो, एकदम राजकुमारी। जी कर रहा है तुमसे अभी शादी कर लूं। धत, पागल कहीं के। पंखी शर्मा गई। सच्ची पंखी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तो दीवाना हुआ जा रहा है, आरव ने कहा। अच्छा, मेरी तारीफों के कसीदे खत्म हो गए हों तो चले अंदर, पंखी मुस्कुराते हुए बोली, और शर्म से उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे। आज आरव और पंखी दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने हॉल में कदम रखा तो करीना ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रीस ने उन्हें इंट्रो कराते हुए बहुत ही तवज्जो दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। करीना ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। पंखी आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, और करीना और गिरीश उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीट करा रहे थे। करीना आरव को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, और गिरीश भी पंखी से बहुत ही सलीके से बात कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। करीना ने केक काटा, आरव और पंखी को सबसे पहले खिलाया। फिर सब डिस्को डांस करने लगे। करीना जिद करके पंखी और आरव को भी फ्लोर पर ले आई और फिर पहले पंखी के साथ और बाद में आरव के साथ डांस करने लगी। पंखी को बहुत मज़ा आया। उसने खूब एंजॉय किया, लेकिन आरव तो पंखी में ही खोया था। उसके लिए तो पंखी ही उसकी दुनिया थी। दोनों ने डिस्को पे डांस किया और फिर लगभग 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। ड्राइवर ने पंखी को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया।
करीना आरव को विदा करने बाहर तक आई। उसकी आंखों में अजब सा नशा था। अगर पंखी का बुखार आरव पर ना चढ़ा होता तो शायद वह भी बहक ही जाता, क्योंकि करीना वह सब तरीके जानती थी जिससे किसी लड़के को अपनी ओर खींचा जा सके। सुबह हुई, सभी कॉलेज पहुंचे। पंखी बहुत खुश थी। उसने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। वह आरव का इंतजार कर रही थी। आरव आया तो दोनों बातें करने लगी। आरव को कल करीना का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह आरव पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। यह बात आरव को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीना, पंखी और आरव दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रही थी। अब पंखी को लगने लगा कि करीना इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, और आरव को देखते ही करीना की आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता था। पंखी करीना के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद करीना उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे जूते, कपड़े, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती दिलवाने लगी। उसने पंखी को एक हीरो का हार भी दिया। पहले तो पंखी मना करती थी, लेकिन बाद में उसे इन सब चीजों की आदत पड़ गई। अब वह ग्रीश के साथ भी घूमने फिरने निकलने लगी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग करना, बड़े बड़े होटलों में खाना और पार्टी करना, उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। आरव उसे मना करता, परंतु वह आरव की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे आरव से मिलना जुलना भी कम कर दिया। करीना ने पंखी की आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगवा दिए। अब पंखी का चश्मा भी उतर गया था। वह पढ़ाई से पूरी तरह भटक चुकी थी। अब उसे भी मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। आरव उसे समझाता तो वह उल्टे आरव को ही बोलती, यार करीना बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। आरव चुप लगा जाता। 3 महीने बाद पंखी को पहचानना मुश्किल हो गया था। ये वही पंखी है जो डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। अब वह पंखी एकदम बिंदास और बोल्ड पंखी में बदल चुकी थी। करीना ने पूरी कोशिश की आरव को पटाने में, लेकिन आरव तो पंखी के ऊपर मर मिटा था। एक दिन जबरदस्ती एक पार्टी में करीना आरव को ले गई। आरव को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह पंखी भी होती थी और पंखी का जो रूप उसे भा गया था, अब वह कहीं खो सा गया था और पंखी का यह बदला हुआ रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। वह खून के आंसू रोता था। वह आज भी पंखी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पंखी अब बिल्कुल बदल गई थी। वहां अब आरव अकेला बैठा था। पार्टी अपने पूरे सबाब पर था। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आरव का दिल बिल्कुल खाली था। उसने देखा पंखी एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहनकर ग्रीश के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी, और ग्रीश उसे जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। आरव से देखा ना गया। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। वह अपनी पंखी को मिस कर रहा था, जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू के 2 बूंद चिलमिला गए, जिसे वह सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक करीना आरव के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। आरव ने मना कर दिया, लेकिन करीना उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई। आज करीना कुछ ज़्यादा ही मस्ती में डांस कर रही थी। वह आरव से एकदम चिपट गई और बहुत ही उत्तेजक तरीके से डांस करने लगी। आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह आरव को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और डांस बीच में ही छोड़कर एक कमरे में जाकर लेट गया। उसे पंखी की बड़ी याद आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और करीना अंदर आ गई। वह सीधा आरव के पास आई और आरव के गले में बाहें डालकर बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों आ गए हो आरव? आरव ने उसे अपने से दूर किया और फिर मुंह घुमा लिया। करीना बोली, आरव मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? आओ ना और मेरे साथ एंजॉय करो। और उसमें अपनी बाहें फैला दी। आज ये करीना पूरी रात के लिए तुम्हारी है। आरव को झटका सा लगा। उसने करीना को बोला, करीना तुम होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ। मैं पंखी से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। करीना बोली, ऐसा क्या है पंखी के पास जो मुझ में नहीं है? कम ऑन डियर, आओ ना, आज की रात हम एक दूसरे में खो जाएं। ऐसा कहकर वह आरव को अपनी बाहों में भर चुकी थी। आरव ने उसे प्यार से हटाया और बोला, सॉरी करीना, मैं पंखी से आज भी टूट के मोहब्बत करता हूँ और मेरे ऊपर पंखी के प्यार का नशा चढ़ा है, इसलिए तुम्हारा नशा नहीं चढ़ेगा। अब करीना को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, आरव तुम जानते नहीं हो करीना को। जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे वो पाकर रहती है। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जो कि मेरे टुकड़ों पर पलती है, करीना को ठुकरा रहे हो और फिर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। चटाक।
एक जोरदार थप्पड़ करीना के गालों पर पड़ा। करीना सन्न रह गई। आरव का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह गरज कर बोला, आइंदा से पंखी के बारे में कुछ बोलने से पहले यह थप्पड़ याद कर लेना। और हाँ, ये तुम्हारे लटके झटके किसी और को दिखाना, ये मुझ पर नहीं चलने वाले, क्योंकि पंखी जैसी लड़की के आगे तुम जैसी हजार करीना भी कुर्बान। वो आज भटक गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि जितना करीब से पंखी को मैंने महसूस किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। यह कहकर आरव गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और करीना सन्न सी खड़ी रह गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठ गई और फफक फफक के रो पड़ी, क्योंकि किसी ने उसके हुस्न के तिलस्म को पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया था। उसका अपनी खूबसूरती का, पैसे का, ताकत का सारा गुरूर, सारा घमंड एक थप्पड़ के नीचे कुचला जा चुका था। वह बुरी तरह से रोने लगी। सुबह करीना का सर दर्द से फटा जा रहा था। आरव के थप्पड़ की गूंज उसे अपने चेहरे पर ही नहीं, दिल पर भी लगती महसूस हो रही थी। उसका अस्तित्व, गुरूर, दंभ सब मिट्टी में मिल चुका था। आज तक उसे किसी ने भी नहीं टोका था। उसने जो मांगा उसे मिला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे किसी गलत काम की वजह से इस तरह टोका था। उसे अपने हुस्न पर बहुत ही अभिमान था। वो सोचती थी कि कोई भी उसे मना नहीं करेगा, लेकिन आरव ने उसे मना कर दिया था। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मन तो था नहीं, लेकिन घर पर वो बोर हो जाती, इसलिए जाना ही बेहतर लगा। बेमन से तैयार हुई और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। करीना गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम था। अचानक से सामने गाड़ी आती हुई दिखाई दी और वह हड़बड़ा कर ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाक दोनों गाड़ियों की भीषण टक्कर हो चुकी थी। करीना को कुछ भी याद नहीं रहा। वह बेहोशी के आगोश में जा चुकी थी। लोग जमा होने लगे, वहां भीड़ लग गई। आरव अपनी बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकला था। रास्ते में भीड़ लगी देख वह भी खड़ा हो गया। जब उसे एक्सीडेंट होने का पता चला तो वह मदद करने पहुंचा। उसने देखा दो गाड़ियों में से एक गाड़ी करीना की थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, करीना को हॉस्पिटल पहुंचाया। करीना अभी भी बेहोश थी। उसे सिर में चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत करीना को अटेंड किया। आरव पूरा दिन करीना के पास ही रहा। उसने हॉस्पिटल की डायरेक्टरी से करीना के पिता सेठ घनश्याम दास को फ़ोन किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए थे और अगले दिन ही लौट सकते थे। करीना की हालत खराब थी, चोट गहरी थी और खून काफ़ी बह चुके थे। इस कंडीशन में आरव का मन उसे छोड़कर जाने का नहीं हुआ। तभी डॉक्टर सक्सेना बाहर निकले। आरव ने लपक कर उनसे करीना के बारे में पूछा। देखिए, चोट काफ़ी गहरी है और खून भी काफ़ी निकल चुका है। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद और खून की ज़रूरत पड़े। और इस लड़की का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमने ब्लड बैंक भी फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ पर भी हमें नहीं मिला। 24 घंटे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके बाद हम एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। सर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आरव ने कहा। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, डॉक्टर सक्सेना खुश होकर बोले। फिर उन्होंने एक सिस्टर को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और चले गए। आरव का 2 यूनिट खून करीना को चढ़ाया गया। रात भर आरव करीना के पास था। वो बेहोश थी। खून निकल जाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे आरव का खून चढ़ाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे करीना को होश आया। उसने आंखें खोली और अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ माँ निकला। आरव ने जब करीना की आवाज़ सुनी तो वह करीना के पास गया। आरव को देखकर करीना चौंकी और फिर फीकी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक उसे कल रात का मंजर याद आ गया और उसे अपने आप में ही शर्माने लगी। वह आरव की आंखों को भी नहीं सह पा रही थी। उसने अपनी आंखें झुका ली। आरव ने पूछा, कैसी हो करीना? आप कैसा फील कर रही हो? करीना ने कहा, जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ कैसे? और मुझे यहाँ कौन लाया? आरव ने कहा, अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर को होश में आने की सूचना देता हूँ। और फिर वह बाहर निकल गया। लगभग 7 बजे करीना के मम्मी पापा भागते हुए आए। जब हॉस्पिटल वालों को यह बात पता चली कि करीना शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की बेटी है, तो हॉस्पिटल में भगदड़ सी मच गई। अब करीना के माँ बाप आ चुके थे। आरव वहाँ से निकल गया। उसे कॉलेज भी तो जाना था। करीना को 15 दिन बेड रेस्ट करनी पड़ी।
डॉक्टर ने बताया कैसे आरव उसे खून से लथपथ लेकर आया था, कैसे आरव ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और कैसे रात भर सिर्फ उसके लिए जागता रहा। यह सब जानकर करीना की आंखों से आंसुओं की लड़ी फूट पड़ी। जिसे वह जान से मारने या अपाहिज करने का प्लान बना रही थी, उसने ही उसे जिंदगी दी। उसकी जब आरव से पहली मुलाकात हुई थी, तब से अब तक सोचना शुरू कर दिया। उस दिन भी तो उसने पंखी को ही बचाने के लिए मेरे कदमों में गिरकर मेरे जूते तक साफ कर दिए। और रात में इतना सब होने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मेरी जिंदगी बचाई। और मैंने क्या किया? यह सब सोच सोचकर वह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे अपने आप से, अपनी सोच से नफरत होने लगी। वह आरव के पास जाने, उससे माफी मांगने के लिए तड़प उठी। उसे अपने आप से घिन आने लगी। करीना पंखी के लिए भी सोच रही थी कि उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया। उसने सोच लिया था कि आरव को उसकी पुरानी पंखी लौटा दूंगी, तभी जाकर इसका पश्चाताप पूरा होगा। करीना के ऊपर भी प्यार का नशा आखिर चढ़ ही गया, क्योंकि अब करीना वो पुरानी करीना नहीं रह गई। पछतावे की आग ने उसके सारे गुरूर और घमंड को और बुरी नीयत को जलाकर राख कर दिया था। अब तो वह कुंदन जैसे चमक रही थी। आज गिरीश पंखी को फिर किसी पार्टी में लेकर गया था। मॉडर्न ड्रेस जिसमें पंखी की बॉडी छिप कम और दिख ज़्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, चमकदार सैंडल। ऐसा लग रहा था पंखी पंखी नहीं, किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो। वह ग्रीश के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब भी पी रखी थी। अचानक ग्रीश ने पंखी के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। पंखी को इन सब चीजों को देखने की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन उसने ग्रीश को कहा, मत करो ग्रीश, एंजॉय करने दो, डांस करो डांस। ग्रीश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक कमरे में पहुंच गया। पंखी को हल्का हल्का सा नशा था। वह बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ग्रीस की आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर पंखी को पटक दिया और फिर जबरदस्ती किस करने लगा। पंखी ग्रीस को मना करने लगी। कुछ भी हो, अभी वह इतनी भी नहीं गिर गई थी। पंखी को ऐसा करते देख ग्रीस को गुस्सा आ गया और उसने पंखी के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से से बोला, साली, मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही है और मुझसे नखरे कर रही है। आज तो तेरे इस हुस्न का रस भंवरा बनकर पी जाऊंगा। पंखी का सारा नशा उतर चुका था। वह जैसे नींद से जाग गई हो। उसे स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह सोचने लगी, क्या करूं? ग्रीस फिर से पंखी के ऊपर झपटा। पंखी ने बगल टेबल पर रखा पीतल का फूलदान उठाया और ग्रीस के सिर पर दे मारा। ग्रीस बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। पंखी ने ग्रीस को अपने ऊपर से उतारा और लिटा दिया और जल्दी से बिना किसी से बताए चुपचाप पार्टी से चली गई। उसने किसी तरह एक टैक्सी बुक की और होटल पहुंची। रात को 2 बज चुके थे। करीना ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा के दे दी थी। उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे ही बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची। सीधे अपने बिस्तर पर जाकर उल्टा लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता हुआ सा लगा। उसे ग्रीश का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता हुआ महसूस हो रहा था। वह पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी, जिस पर ग्रीश ने किस किया था, मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो ग्रीश ने दिया था उतार के फेंक दिया और किसी छोटी बच्ची की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे बड़ी शिद्दत से आरव की याद आ रही थी, पर अफसोस वह तो उससे बहुत दूर हो चुका था। 10 दिन गुजर गए, न करीना कॉलेज आ रही थी और न पंखी। आरव को पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे पंखी की याद आ रही थी। अचानक करीना की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। करीना गाड़ी से उतरी। ये क्या? आरव चौंक गया। करीना अजीबो गरीब कपड़े पहनती थी। करीना ने अपने बालों को कस कर बांध रखा था। सलवार सूट पहनकर आई थी। उसे इस तरह देखकर सब हंस रहे थे और सच में सलवार सूट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह चलती हुई सीधा आरव के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। आरव अचकचा गया और उसने करीना का हाथ पकड़ के पूछा, क्या हुआ करीना? तुम रो क्यों रही हो?
करीना ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोते हुए बोली, आरव, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वह पश्चाताप की आग में जल रही थी। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही करीना है जिसका सिर घमंड से उठा हुआ रहता था। आरव ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, रो मत। अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम पहले चुप हो जाओ। लेकिन करीना की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बार बार आरव से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी और उसे माफ़ कर देने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था। आरव ने कहा, करीना, मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं था। बस थोड़ी सी तुम्हें देखकर तकलीफ होती थी और आज वह भी ख़त्म हो गई। मैं देख रहा हूँ जो आज मेरे पास करीना आई है वह पहले वाली करीना नहीं, कोई दूसरी करीना है। आरव ने करीना के आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से मुस्कुराकर कहा। फिर अचानक करीना के कपड़ों को देखकर बोला, ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? करीना के चेहरे पर फीकी से मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारी पंखी ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना, ऐसे ही बाल बांधती थी ना, इसलिए मैं भी पंखी बनने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तुम मुझे भी पसंद करने लगो। यह कहते कहते अनायास ही करीना की आंखों से दो बूंद आंसू के निकलकर उसके गालों पर को गीला करने लगे। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। आरव ने करीना का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्यार से बोला, करीना, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मत करो। तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो और तुम्हें पता है मैंने कपड़े देखकर पंखी से प्यार नहीं किया। ये तो जज्बात हैं जो दिल से दिल के मिलने पे निकलते हैं। आरव भी करीना का हाल देखकर विचलित हो गया था। पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। मेरा दिल हर घड़ी यही सोचता रहता है कि कैसे मैं आरव की हो जाऊं। मैंने दिल को बहुत समझाया, लेकिन वह मानता ही नहीं। उस पर तुम्हारे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा है कि उतरता ही नहीं। बात करते करते करीना की आवाज़ भर्रा गई और आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। आरव करीना की मासूम बातें सुनकर भावुक होने लगा था। उसे लगा वह बहक जाएगा। उसने प्यार से करीना के गालों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, करीना, अपने आप को इस तरह से ख़त्म मत करो। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। करीना ने कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में मुझे ही मिलोगे और ऐसे ही प्यार करोगे जैसे इस जन्म में पंखी से कर रहे हो। अगर तुम यह प्रॉमिस करते हो तो मैं चली जाऊंगी। कहते कहते वो फिर से रोने लगी। आरव से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने कहा, प्रॉमिस, अगला जन्म तुम्हारा। मुझे माफ़ कर देना करीना, पर मैं क्या करूं, मुझे पंखी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। कहते कहते आरव भी भावुक हो गया। करीना ने पूछा, कहाँ है पंखी? दिखाई नहीं पड़ रही। आरव के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और बोला, पता नहीं, अब तो वह मुझसे बहुत दूर हो गई। करीना ने कहा, तुम चिंता मत करो आरव, पंखी को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी वही हंसती खिलखिलाती प्यारी मासूम सी पंखी मैं तुम्हें जब तक नहीं लौटा दूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। आरव के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। आज बड़े दिनों बाद करीना कॉलेज आई थी, इसलिए उसका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। सब ने करीना का हाल चाल पूछा। और फिर पंखी कहाँ है ग्रीस? सर्द स्वर में करीना ने ग्रीस से पूछा। पता नहीं साली कहाँ चली गई। और उस रात की हुई सारी घटना उसने करीना को बता दी और बोला, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने ही वाला था करीना, लेकिन साली बच गई। करीना के पूरे तन बदन में आग सी लग गई थी पंखी के बारे में ऐसी बात सुनकर। उसने एक जोर से थप्पड़ ग्रीस को जड़ दिया और घुर्रा कर बोली, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत या पंखी को हल्का सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई आश्चर्य से करीना के इस बदले रूप को देखे जा रहे थे, जैसे सब ने दुनिया का आठवां अजूबा देख लिया हो। पंखी के लिए इस तरह से हमदर्दी देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिल्पा ने गुस्से से बोला, करीना, तू पागल हो गई है क्या? उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने क्रिश को थप्पड़ मारा है? करीना बोली,
पागल तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अब आया है। हम इतने बुरे हो गए थे कि सही गलत की पहचान भूल गए। अरे ऐसा उन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया जो हम इतना हद तक गिर गए। मुझे तुरंत ही पंखी से मिलना है। कहाँ है वह? पता नहीं, होगी कहीं, शायद अपने हॉस्टल के रूम में हो। शिल्पा ने मुंह बनाकर कहा। उसे करीना का यह बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पंकी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई थी कहीं नहीं गई, वह अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती। उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। आरव ने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने करीना और ग्रीस के दिए सारे गिफ्ट आग के हवाले कर दिए। वो रात दिन रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। इन 3 महीनों में वह क्या से क्या बन गई। उसे आरव की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन किस मुंह से वह आरव के पास जाए। वह बिल्कुल टूट सी गई थी। इन्हीं सोच विचार की वजह से उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। वह हर वक्त रोती रहती थी बस, लेकिन उसे सुनने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वह जी कर क्या करेगी, और उसने अपने ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटक गई। तभी दरवाजा खुला और करीना अंदर आई। उसने पंखी को इस तरह से लटका देखा तो सन्न रह गई। उसने जल्दी से पंखी का फंदा खोला और नीचे उतारा और गुस्से से फट पड़ी। ये क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो तुम्हारे लिए पागल है और तुम अपनी जान देने जा रही हो। उसका क्या होता? पंखी ने करीना को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे लगा करीना उसे बुलाने आई है, फिर उसी दुनिया में जहां से वो अभी अभी बचकर भागी है। और फिर बोली, क्यों बचा रही हो मुझे? मर जाने दो। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं बहुत बुरी हूं। मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहती। करीना, मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूं। तुम चली जाओ यहां से प्लीज। और वह पागलों की तरह हाथ जोड़कर करीना से जाने की मिन्नतें करने लगी। करीना से पंखी की हालत देखी नहीं गई। उसने बहुत ही प्यार से पंखी को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर चुप कराने लगी और बोली, पंखी, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं ले जाने आई हूँ जिससे खुद मैं भी अभी अभी निकली हूँ, बल्कि उस दलदल से निकालने आई हूँ, क्योंकि तुमको उस दलदल में घसीटने वाली मैं ही थी। पंखी करीना को देखने लगी। करीना की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। करीना ने आगे बोलना जारी रखा। पंखी, आज तुम्हारे पास जो करीना आई है वो पुरानी करीना नहीं, नई करीना है। पुरानी करीना तो कब की मर चुकी है, और ये जो करीना खड़ी है उसको दूसरी जिंदगी देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा आरव है। पंखी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक करीना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब करीना ने पंखी को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे करीना और गिरीश ने प्लान बनाकर उसे आरव से दूर कर दिया, कैसे आरव ने उसे थप्पड़ मारा और कैसे आरव ने करीना की जान बचाई, और कैसे अब आरव से प्यार करने लगी। सारी कहानी पंखी को सुनाई। मुझे माफ़ कर दो पंखी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। करीना हाथ जोड़कर पंखी से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। पंखी को जैसे होश ही ना रहा हो। वो पथराई सी बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। अचानक से वह पागलों जैसे चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। सही हुआ मेरे साथ। ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। कैसे आरव मुझे मना करता रहा, लेकिन उसकी बातों को भी मैंने नहीं सुना। सब मेरी गलती थी। और फिर वह जार जार रोने लगी और बार बार आरव से माफ़ी मांगने लगी। पंखी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी थी। उसे अपना ध्यान ही नहीं रहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उसकी ये हालत देखकर करीना घबरा गई। करीना को लगा पंखी पागल हो गई है। उसने पंखी को अपनी बाहों में भर लिया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। तभी गम और बुखार की वजह से पंखी के शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह करीना की बाहों में झूल गई। वह बेहोश हो चुकी थी। करीना ने पंखी को गोद में उठाया और बाहर भागी। पंखी उसे फूल से भी हल्की लग रही थी। उसे किसी कीमत पर पंखी को बचाना था, क्योंकि उसने अपने मनमीत, अपने प्रियतम, अपने देवता से यह वादा करके आई थी
कि वही हंसती खिलखिलाती मासूम मुस्कुराती पंखी उसे लौटाएगी जिसमें आरव की जिंदगी बसती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी क्योंकि पंखी के इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं करीना अपने आप को मान रही थी। करीना पंखी को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंची और अपना परिचय देते हुए डॉक्टरों से मिली। पूरा हॉस्पिटल जैसे एक पैर पर नाच रहा था। करीना ने अपने ड्राइवर को आरव को लाने के लिए भेज दिया था। आरव भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा पंखी के पास जाना चाहता था, लेकिन करीना ने बताया कि वह डॉक्टरों के पास है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी आरव, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, करीना ने आरव से कहा। अचानक आरव करीना को गले लगाकर बच्चों की तरह फफक फफक कर रो पड़ा। मेरी पंखी को बचा लो करीना, मेरी पंखी को बचा लो, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम जो भी कहोगी मैं मान जाऊंगा, तुम जैसे भी कहोगी मैं सब करूंगा, बस मेरी पंखी को बचा लो। मैं तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी नौकर बनकर रहूंगा, प्लीज़ करीना, मेरी पंखी को बचा लो। वह बेहताशा रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। करीना से आरव की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसकी भी आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी। उसने एक छोटे बच्चे की तरह आरव को अपने सीने से चिपका लिया और सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सिसोदिया बाहर निकले। उन्होंने कहा, करीना बेटा, अब वो लड़की खतरे से बाहर है, उसे होश आ चुका है। अत्यधिक कमजोरी और मानसिक थकान से उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने दवा दे दी है, कल तक उसे घर ले जा सकती हो। डॉक्टर सिसोदिया करीना के पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और शहर के जाने माने डॉक्टर थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। थैंक्स। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डॉक्टर ने बोला और चले गए। आरव लगभग भागता हुआ अंदर पहुंचा। करीब 1 महीने बाद वो पंखी को देख रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, थोड़ा सा कमजोर भी हो गई थी और आंखें रो रो कर सूज गई थी। आरव के दिल में हुक सी उठी, उसकी आंखें भर आई। पंखी के पास पहुंचकर आरव ने पंखी को पुकारा, पंखी। पंखी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और आरव को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गर्दन घुमा ली। आरव ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? अब पंखी के जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। वह फफक कर रो पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दो आरव, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे नफ़रत मत करना प्लीज़। पंखी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव की भी आंखें गीली हो गई। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह पंखी को अपने कलेजे से चिपका लिया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पंखी, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी जिंदगी हो तुम। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे प्यार का नशा मुझ पे चढ़ा हुआ है। पंखी आरव से अलग होते हुए बोली, लेकिन आरव, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। ग्रीश ने मेरे साथ, और वह फिर से फपक पड़ी। मैं तो अपने आप को ख़त्म करने वाली थी। मुझे अपने इस शरीर से नफरत हो गई है जिसे ग्रीश ने छुआ है और मुझे अपवित्र किया है, लेकिन करीना ने मुझे बचा लिया। आरव चौंक पड़ा। पागल हो गई हो क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? पंखी, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आरव, तुम बहुत अच्छे हो। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और एक मैं कितनी बुरी हूँ जो तुम जैसे को छोड़कर इधर उधर भाग रही थी। आरव ने पंखी को अपने आप से अलग किया और पंखी के आंसू पोंछते हुए बोला, पंखी, मुझे विश्वास था कि मेरी पंखी एक न एक दिन अपनी उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास जरूर वापस आएगी, और देखो आज वापस आ गई। पंखी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने दस्तक दी। फिर उसने कहा, आरव, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले, मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा साथी, मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। आई लव यू सो मच आरव। और फिर से आरव के गले लग गई। आरव ने पंखी को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, होने दो शादी। जितना तुमने मुझे इन 3 महीनों में तड़पाया है
जितनी रात जाग के और रो के गुजारी हैं, उतनी रातें गिन गिन कर बदला लूँगा। पंखी ने कहा, मुझे मंजूर है। अब मैं तुम्हारी हूँ, तन से मन से, जैसे बदला लेना है ले लेना। मैं उफ़ तक नहीं कहूँगी, और चाहे तो ब्याज भी वसूल लेना। पंखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे आरव का सीना अपने सिर पर पड़ी छत सी लग रही थी, जो अंदर तक ठंडक दे रहा था। आज उसका वजूद फिर अस्तित्व में आ गया, और आरव जैसे उसे तो सारे जहां की खुशी मिल गई। अचानक से आरव को करीना का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन करीना तो कब की जा चुकी थी। आरव और पंखी से हमेशा हमेशा के लिए दूर, उसने अमेरिका में ही पढ़ाई करने का निर्णय ले लिया था। उसने जो वादा आरव से किया था, उसे पूरा कर चुकी थी। आज उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक हुई कि जो पाप उसने किया, उसकी थोड़ी सी भरपाई वो कर पाई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद हो तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।